नमस्कार सर जी अकेडमी टेट सीरीज में हमारा जो आज का 8th नंबर का लेक्चर रहेगा वो रहेगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एंड फाइनेंस कमीशन एंड नेशनल सिंबल्स के बारे में आज हम यहाँ पे बात करेंगे। तो ये जो टॉपिक रहेगा या ये जो लेक्चर रहेगा हमारा 8th लेक्चर रहेगा। इसके बाद हमारा जो 9th लेक्चर या लास्ट लेक्चर अगर हम बात करें तो वो रहेगा इसके बाद। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ 27 क्वेश्चंस की। और जो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे रहेगा वो रहेगा प्रथम संवैधानिक संशोधन किस वर्ष हुआ था। तो फर्स्ट अमेंडमेंट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट अमेंडमेंट जो संविधान में हुई है वो कब हुई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि हमारा जो संविधान है उसमें अमेंडमेंट की जाती है और अमेंडमेंट जो है वो किस आर्टिकल के तहत की जाती है, आर्टिकल 368 के तहत की जाती है। तो यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यहीं से पूछा गया है कि हमारा जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुई थी संविधान के अंदर पहला संवैधानिक संशोधन हुआ था वो कब हुआ था। और ये जो संविधान संशोधन है इसके द्वारा ये भी पूछ लिया जाता है कि इसके द्वारा संविधान में क्या जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा कि प्रथम संवैधानिक संशोधन जो हुआ है ये हुआ है 1951 में। तो इसको आपने थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन रहेगा संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। अगर हम अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि सिंधी भाषा जो है ये सिंधी भाषा, अब यहाँ पे हम मूल संविधान की बात करते हैं तो जो मूल संविधान था, मूल संविधान जो था इसकी बात कब से की जाती है, जब से हमारा संविधान जो है वो लागू कर दिया गया है। तो अगर हम बात करें 26 जनवरी 1950 की तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जो था वो लागू कर दिया गया था। और इस दिन या इस संविधान को क्या बोला जाता है, मूल संविधान बोला जाता है, क्योंकि जिस दिन हमारा संविधान बन गया, लागू हो गया, वो मूल संविधान। तो मूल संविधान की अगर हम बात करें तो मूल संविधान में भारत की अनुसूची में या भारत की अगर हम बात करें तो भारत की अनुसूची के अंदर जो था हम ये बोल सकते हैं 7th शेड्यूल बोल सकते हैं, ठीक है। 7th शेड्यूल की हम बात कर सकते हैं। तो 7th शेड्यूल हम बोलते हैं कि उसमें 3 लिस्ट की बात की जाती है, केंद्र राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन की बात की जाती है। और 8th शेड्यूल जो है वो भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करता है, राजकीय भाषाओं की बात करता है। तो वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो टोटल 22 भाषाएं जो है वो संविधान में ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी गई हैं। और अगर मूल संविधान में बोलें तो मूल संविधान में केवल 14 ही भाषाएं जो थी वो भारत के संविधान में जोड़ी गई थी। और इसमें भी अगर हम बात करें तो 14 जो भाषाएं थी इसके बाद जो 15वीं भाषा जोड़ी गई, तो सबसे पहली जो भाषा जोड़ी गई थी वो असमिया थी, ठीक है। असमिया जो थी ये पहली भाषा संविधान में जोड़ी गई थी। और उसके बाद बांग्ला, ठीक है, बांग्ला भाषा जो थी ये भारत के संविधान में दूसरी जोड़ी गई थी। मतलब हिंदी की बात करें तो हिंदी जो था ये 4थे नंबर की राजभाषा जो थी वो भारत के संविधान में जोड़ी गई थी। तो मूल संविधान में 14वीं भाषा थी, उसके बाद 15वीं भाषा जोड़ी गई है। और इसको प्लस करके अगर हम बात करें तो 15वीं भाषा जो थी ये सिंधी जोड़ी गई थी। और इस सिंधी भाषा को भारत के संविधान की 15वीं भाषा बोला जाता है। और इसके लिए अमेंडमेंट हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा कि 21st अमेंडमेंट जो है 21वां संवैधानिक संशोधन जो है वो 1967 में हुआ है, जिसके तहत भारत के संविधान में 15वीं भाषा जो है वो जोड़ी गई है। साथ ही हम बात करेंगे कि 15वीं के बाद, ठीक है, 16वीं 17वीं 18वीं 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। और ये कब जोड़ी गई है, 71st अमेंडमेंट 71वां संवैधानिक संशोधन 1992 में हुआ है। और इस संशोधन के द्वारा 3 भाषाएं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इन तीनों भाषाओं को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। उसके बाद 4 भाषाएं जो है वो भारत के संविधान में जोड़ी गई हैं। और ये जो 4 भाषाओं वाला कंसेप्ट है इसके लिए है 92nd अमेंडमेंट, 92वां संवैधानिक संशोधन 2003, 92nd अमेंडमेंट हुई है 2003 में, जिसके द्वारा 4 भाषाएं जो थी वो भारत के संविधान में जोड़ी गई थी। और ये भाषाएं थी मैथिली, डोगरी, बोडो
संथाली, मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली, ये 4 भाषाएं जो थी वो 2003 में 92nd अमेंडमेंट के द्वारा भारत के संविधान में जोड़ी गई हैं। ठीक है, और यहां पे अगर हम बात करें 24th अमेंडमेंट, ये हुई थी 1971 में। ठीक है, 24th अमेंडमेंट 1971 में हुई थी, जिसके द्वारा ये प्रोविजन किया गया था, या फिर चलो टेट में पूछा तो नहीं जाता है, फिर भी आपने याद रख लेना कि 24th अमेंडमेंट जो थी वो कब हुई थी, 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो ये रहेगा हमारा 92वें संवैधानिक संशोधन जो है वो किस वर्ष हुआ, ये 92nd अमेंडमेंट जो है वो किस वर्ष हुई है। तो अभी हमने पीछे बात की कि 92nd अमेंडमेंट जो है वो 2003 में हुई है, और 2003 में जो अमेंडमेंट हुई है भारत के संविधान में, इसमें 4 भाषाएं संविधान में जोड़ी गई थी, जो अभी हमने पीछे बात की है, मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली। ठीक है, 4 भाषाएं भारत के संविधान में जो थी वो जोड़ी गई है, और वर्तमान समय में भारत के संविधान में जो भाषाएं हैं वो 22 भाषाएं हैं जिनको राजभाषाओं का दर्जा दिया गया है। और हिंदी का क्वेश्चन यहां से आ जाता है कि हिंदी को राजभाषा कब बनाया गया है, तो 14 सितंबर 1949 की अगर हम बात करें तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा जो था वो प्रदान किया गया था। इसीलिए हर साल 14 सितंबर जो है वो हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, और हर साल 10 जनवरी का दिन जो है वो विश्व हिंदी दिवस के रूप में जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रथम संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में क्या जोड़ा गया है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कि जैसे हमने बात की कि फर्स्ट अमेंडमेंट हुई है 1951 में, और इस अमेंडमेंट के द्वारा संविधान में क्या जोड़ा गया है। तो इस अमेंडमेंट के द्वारा अगर हम बात करें तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डीपीएसपी की अगर हम बात करें, ठीक है, डीपीएसपी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है अनुसूची, शेड्यूल की अगर हम बात करें तो 9वीं अनुसूची जो थी वो संविधान में जोड़ी गई थी, जिसको हम शेड्यूल बोलते हैं। ठीक है, मूल संविधान में जो अनुसूचियां थी वो 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान समय में जो अनुसूचियां हैं वो 12 शेड्यूल हमारे पास है, और जो 9th शेड्यूल था उसको फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। और उसी अमेंडमेंट के तहत अगर हम बात करें जो प्रॉपर्टी का राइट था उसको भी थोड़ा सा सीमित किया गया था, या उसी के द्वारा अगर हम बोले तो 9th शेड्यूल के द्वारा थी भूमि विस्तार की जो बात थी वो भी संविधान में शामिल की गई थी। मतलब जमींदारी सिस्टम को जो था वो खत्म करने की कोशिश की गई थी फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा, और फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा ही भारत का कुछ एरिया जो था वो किसको दिया गया था, या वेरूबारी एरिया की अगर हम बात करें तो ये एरिया जो था वो उस टाइम फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा किसको दिया गया था। या हम ये बोल सकते हैं कि ये जो अनुसूची है, अनुसूची जो है वो टोटल कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन मूल संविधान में आपने सिर्फ यहां से इतनी चीज याद रखनी है कि ये जो 12 शेड्यूल है अभी प्रेजेंट टाइम में, लेकिन मूल संविधान में जो शेड्यूल थे वो 8 शेड्यूल थे, और 9th शेड्यूल जो है वो फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के द्वारा ही संविधान में जोड़ा गया है। और इस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में जो था वो लैंड या फिर प्रॉपर्टी का जो राइट था उसको सीमित करने की, जमींदारी सिस्टम जो है उसको क्या करने की कोशिश की गई है, थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। जमींदारी सिस्टम का मतलब खत्म करने की कोशिश भारत में की गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 अपना ए सही होगा, लेकिन ए में थोड़ा सा आपने चेंज करना है। ए में आपने यहाँ पे शेड्यूल या अनुसूची जो था वो रखनी है। नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 जो रहेगा, संविधान में किस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ऐसी कौन सी या ऐसा कौन सा संवैधानिक संशोधन रहा है जिसके द्वारा इतने ज्यादा संशोधन संविधान के अंदर किए गए हैं कि उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम या दर्जा जो है वो प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। 42nd अमेंडमेंट, बार बार हम पढ़ते हैं कि 42nd अमेंडमेंट जो है वो कब हुई है, तो ये हुई है 1976 में। और इस अमेंडमेंट के द्वारा क्या प्रोविजन किया गया है
या क्या क्या चीजें जो है वो संविधान में लिखी गई हैं, वो सब हमने पीछे काफी इन चीजों के बारे में डिस्कशन की है। तो 42nd अमेंडमेंट 1976 में होता है, जिसके द्वारा जो है वो काफी चीजें चेंज की गई हैं संविधान में, इसीलिए इसको संविधान में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका दर्जा प्रदान किया गया है। 44th अमेंडमेंट की हम बात करते हैं तो 44th अमेंडमेंट 1978 में हुई है, और इस अमेंडमेंट के अगर द्वारा बात करें तो मूल अधिकार, जो मौलिक अधिकार थे हमारे मूल संविधान में, वो 7 फंडामेंटल राइट थे, जिनको 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा खत्म कर दिया गया है। मतलब सभी को खत्म नहीं किया गया है, एक राइट टू प्रॉपर्टी था, मतलब कि हमारे मूल अधिकार जो थे वो 7 थे, अभी 6 हैं। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से निकालकर पार्ट 12 में अंडर आर्टिकल 300A के तहत एक लीगल राइट जो है वहां पे बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 42nd संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा निम्न में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया है, या 42nd संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो है, मतलब जिसको अभी हमने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा दिया है, वो जो शामिल किया गया है, या 42nd जो अमेंडमेंट है उसको किस समिति की सिफारिश के आधार पर जो है वो शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहां पे सही हो जाएगा। स्वर्ण सिंह कमेटी जो है, इसकी हम बात करते हैं तो स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा ही 1976 में क्या किया गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। और फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर बात करें तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जो थी वो उस टाइम शामिल की गई थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, और जो 11वीं जुड़ी है 86th अमेंडमेंट और 86वां संवैधानिक संशोधन होता है 2002 के द्वारा, जिसमें ये बोला गया है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को स्कूल भेजना पेरेंट्स का कर्तव्य होगा, माता पिता की ड्यूटी होगी। तो ये प्रोविजन जो है वो किया गया है भारत के संविधान में। तो भारत के संविधान में 42nd अमेंडमेंट जो है ये किस समिति की सिफारिश पर बनाई गई है, ये बनाई गई है स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर। नेक्स्ट बात करते हैं, संपत्ति के अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों से निकाल दिया गया है। तो ऐसा कौन सा फंडामेंटल राइट्स था, अभी हमने बोला कि मूल संविधान में मौलिक जो राइट्स थे हमारे पास वो कितने थे, 7 फंडामेंटल राइट्स थे, 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास वो 6 ही हैं। एक निकाल दिया गया है, कौन सा निकाल दिया गया है, किस अमेंडमेंट के द्वारा निकाल दिया गया है, अभी हमने पीछे बात की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वहां पे सही हो जाएगा। 44th अमेंडमेंट 1978 की जाती है, जिसके द्वारा मौलिक अधिकारों को की संख्या को कम करके 6 कर दिया गया है, और राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको क्या बना दिया गया है, एक लीगल राइट बना दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से 6 कर दिया गया है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं 44th अमेंडमेंट, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। 44th अमेंडमेंट के द्वारा क्या कर दिया गया है, मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से कम करके 6 कर दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदान की एज को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मतदान वोटिंग एज जो है वो किस अंडर आर्टिकल के रखी गई है। वोटिंग एज जो है वो आर्टिकल 326 के तहत जो है वो रखी गई है, मतलब कि वोटिंग राइट जो है उसका प्रावधान आर्टिकल 326 के अंदर किया गया है। तो वोटिंग एज जो पहले हुआ करती थी वो 21 साल होती थी, लेकिन वर्तमान समय में एक अडल्ट व्यक्ति, एक वयस्क नागरिक, वयस्क मतलब जो 18 साल की एज जो है वो पूरी कर लेता है उसको वोटिंग राइट होता है। तो 21 अमेंडमेंट के द्वारा 21 वर्ष से 18 वर्ष जो है वो वोटिंग एज कर दी गई है। तो 61st अमेंडमेंट, और ये अमेंडमेंट हुई थी 1989 में, जिसके द्वारा वोटिंग एज को कम करके 18 साल जो है वो कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहां पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है, सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित किया था। तो किस एक एक्ट के तहत, किस एक केस के तहत हम बात कर सकते हैं कि ऐसा कौन सा केस रहा था जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने संविधान में जो संसद है, संसद का जो प्रोविजन है उसके संशोधन करने की शक्ति को सीमित कर दिया है। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है यहां पे सही हो जाएगा। गोलकनाथ केस जो है इसके तहत भारत के संविधान में संसद के संविधान संशोधन की जो सीमा थी उसको पहली बार यहां पे क्या किया गया था, सीमित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहां पे क्या हो जाएगा, सही
हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे को स्पष्ट किया है। मतलब यहां पे अगर हम बात करें तो किस एक ढांचे के सिद्धांत के आधार पर भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने संविधान को स्पष्ट कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहां पे सही हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर सी की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी जो है केशवानंदन भारती केस की बात कर देता है। और केशवानंदन भारती केस जो है हमने बहुत बार पढ़ा है, 1973 में आया था टोटल। अगर बात करें इस केस की तो टोटल यहाँ पे 13 जज बैठे हुए थे इस केस में। और सबसे बड़ा केस रहता है आज भी भारत के संविधान में ये केशवानंदन भारती केस, टोटल 13 जजों का केस रहा था। और गोलकनाथ केस जो था ये 1967 में आया था। शंकरी प्रसाद केस जो था वो 1951 में रहा था। मिनर्वा मिल्स केस जो है वो 1980 में आया था। ठीक है, तो इन सभी केस की आपको डेट पता होनी चाहिए। तो मतलब जो अभी केशवानंदन भारती केस 1973 में रहा था, इस केस में ये प्रोविजन कर दिया गया है कि संसद जो है वो संविधान में संशोधन कर सकती है, मतलब कहीं भी संशोधन कर सकती है, लेकिन संसद को संशोधन करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि संविधान का जो मूल ढांचा है वो चेंज ना हो। मतलब अभी संसद जो है वो संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान का इससे जो है मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर जो है संविधान का वो चेंज नहीं होना चाहिए। ये प्रोविजन कर दिया गया है केशवानंदन भारती केस 1973 के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 100 या 100वां संवैधानिक संशोधन जो है वो किस वर्ष किया गया था। तो 100 संवैधानिक संशोधन की अगर हम बात करें तो ये कब हुआ था या इसके द्वारा क्या प्रोविजन किया गया है, तो ये हुआ था 2015 में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। और इस अमेंडमेंट की अगर हम बात करें तो ये अमेंडमेंट जो है हमने बोला 2015 में हुआ है। और इस अमेंडमेंट के द्वारा जो है वो भारत का जो कुछ एरिया है, वेस्ट बंगाल, असम वगैरह जो है, बिहार वगैरह, ऐसे जो एरिया हैं उसका कुछ एरिया जो है वो वेस्ट बंगाल को दिया गया है। ठीक है, मतलब कि वेस्ट बंगाल से हमने भी कुछ एरिया जो है वो वहां से लिया है, लेकिन इस अमेंडमेंट के द्वारा भारत और बांग्लादेश भूमि समझौता के नाम से इस अमेंडमेंट को जाना जाता है। 2015 में हुआ है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। ठीक है, तो यहां पे क्या बोला गया है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा विधानसभा में SC ST के आरक्षण को 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अब ऐसी कौन सी अमेंडमेंट है जिसके द्वारा लोकसभा विधानसभा में SC ST का जो आरक्षण है उसको बढ़ा दिया गया है। मतलब कि पहले ये SC ST के लिए जो आरक्षण था वो 2020 के लिए था, अब 20 में इसको फिर से लागू कर दिया गया है 2030 के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। मतलब अगर हम बात करें 1/4 अमेंडमेंट की, 104वें संवैधानिक संशोधन की, तो ये हुआ है 2019 में और इसको लागू किया गया है 2020 में, जिसमें SC ST के आरक्षण को 2030 के लिए जो है वो बढ़ा दिया गया है। और इसी अमेंडमेंट की अगर हम बात करें तो इसी अमेंडमेंट के द्वारा ये बोला गया है कि जो एंग्लो इंडियंस हैं, ठीक है, जैसे राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेट करते थे, राज्यपाल के द्वारा विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन नियुक्त किया जाता था, नॉमिनेट किया जाता था। तो इन नॉमिनेट सदस्यों की या एंग्लो इंडियन का कंसेप्ट जो है उसको कुछ टाइम के लिए रोक दिया गया है। मतलब कि अगर बात करें तो आगे के लिए एंग्लो इंडियन जो है वो अभी तक नॉमिनेट नहीं किए जाएंगे। तो ये भी अमेंडमेंट जो है वो 1/4 अमेंडमेंट के द्वारा ही 2019 के द्वारा लागू की गई है। सॉरी, लागू तो नहीं, अमेंडमेंट 2019 में हुई है, लागू 20 में हुई है जाके, जिसके द्वारा SC ST के आरक्षण को बढ़ा दिया गया है, लेकिन एंग्लो इंडियन के आरक्षण को कुछ टाइम के लिए यहाँ पे रोक दिया गया है। तो ये प्रोविजन जो है वो 1/4 अमेंडमेंट के द्वारा संविधान के संशोधन में किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा EWS वर्ग के आरक्षण को जारी रखा गया है? किस अमेंडमेंट के द्वारा? क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा, इसमें प्रावधान किया गया है कि किस आरक्षण के द्वारा या किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा
ईडब्ल्यूएस की हम बात कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को जो है वो क्या कर दिया गया है, जारी रख दिया गया है। अब ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की अगर हम बात करें तो इसके लिए जो अमेंडमेंट रही थी वो रही थी 1/3 अमेंडमेंट। 103वां संवैधानिक संशोधन जो है ये कब हुआ है, ये भी 2019 में ही हुआ है। और इस अमेंडमेंट के द्वारा क्या कर दिया गया है, इस अमेंडमेंट में ये प्रोविजन किया गया है, और ये भी जो लागू है 2020 से ही लागू की गई है, या फिर हम ये बोलते हैं कि अमेंडमेंट कब हुई है, 2019 में हुई है। 1/3 अमेंडमेंट जो है 2019 में हुई है। और इस अमेंडमेंट के द्वारा हमने देखा है कि ये जो ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण था, कितना आरक्षण दिया जाता है, 10% आरक्षण जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। और आर्टिकल 15 का पार्ट 6 और आर्टिकल 16 का पार्ट 6 जो है, इन दोनों आर्टिकल में ईडब्ल्यूएस आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 2019 में ये फिर से केस चला था कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने इसको जारी रखने का प्रावधान जो है वो फिर से लागू कर दिया है। तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण की अगर हम बात करें तो ये इसके लिए अमेंडमेंट हुई है, 1/3 अमेंडमेंट हुई है। और अगर विधेयक पूछा इसके लिए तो 124वां विधेयक जो था वो लागू पेश किया गया था संसद। मतलब कि विधेयक अलग चीज होती है और अमेंडमेंट अलग चीज होती है। तो 124वां ये विधेयक था जो 1/3 अमेंडमेंट के तहत जो था वो लागू किया गया है, जिसमें ईडब्ल्यूएस वर्ग के आरक्षण का जो है वो प्रावधान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। किस संवैधानिक संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद आर्टिकल 21A संविधान में जोड़ा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है वो अभी एक फंडामेंटल राइट भी बन गया है, मौलिक अधिकार भी बन गया है। लेकिन किस अमेंडमेंट के द्वारा इस फंडामेंटल राइट्स को संविधान में जोड़ा गया है? ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें किस अमेंडमेंट की, या ऐसी कौन सी अमेंडमेंट है जिसके द्वारा ये प्रोविजन किया गया है, तो यहां पे ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही हो जाएगा। 86th अमेंडमेंट, 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 में हुआ है। जैसे हमने पीछे ड्यूटीज में बात की है कि 86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में 11वीं ड्यूटी जो है वो जोड़ी गई है। तो 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 में हुआ है, जिसके द्वारा ये प्रोविजन किया गया है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को स्कूल भेजना पेरेंट्स की ड्यूटी होगी। 11वीं ड्यूटी उसमें जोड़ी गई है। और इसी अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 21A संविधान में जोड़ा गया है, जिसमें यह प्रोविजन किया गया है कि 6 से 14 साल तक के बच्चे जो है उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी। मतलब कि निशुल्क एजुकेशन उनको दी जाएगी। और एक आर्टिकल 45 इसमें जोड़ा गया, मतलब 3 चीजें इसके द्वारा जोड़ी गई हैं। आर्टिकल 45 भी जोड़ा गया है, लेकिन वो क्या है, आर्टिकल 45 डीपीएसपी के अंडर आता है, जिसमें 0 से 6 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देने का जो है वो प्रावधान किया गया है। तो ये चीजें आपने यहां से ध्यान रखनी है। ये सभी जो तीनों चीजें हैं वो आर्टिकल में शामिल की गई हैं, या संवैधानिक संशोधन 86 2002 के द्वारा संविधान में जोड़ी गई हैं। पहले ये चीजें जो थी वो संविधान में नहीं थी। नेक्स्ट आ जाता है कि किस संवैधानिक संशोधन के तहत भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया या फिर स्थापना की गई। तो यहां पे हमारा आ जाता है ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 7th अमेंडमेंट हुई है 1956 में, जिसके द्वारा संविधान में 7 राज्यों नहीं 7th अमेंडमेंट है। 7th अमेंडमेंट 1956 में होती है। इसके द्वारा 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का यहाँ पे क्या किया गया था, गठन किया गया था या स्थापित किया गया था। और भाषा के आधार पर ये राज्य बने थे। और भाषा के आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य था वो आंध्र प्रदेश रहा था। और आंध्र प्रदेश जो था वो 1953 में क्या बन गया था, राज्य बना दिया गया था। भाषा के आधार पर बनने वाला ये पहला राज्य रहा था। और हिमाचल की अगर हम बात करें तो हिमाचल भाषा के आधार पर बनने वाला 18वां राज्य रहा था। और 1971 में 25 जनवरी 1971 में हिमाचल प्रदेश को भारत का 18वां राज्य जो था वो बना दिया गया था। और अभी अगर हम बात करें तो अभी टोटल हिमाचल में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित जो है वो प्रदेश हैं। लेकिन जब हमारा हिमाचल बना था तो हिमाचल में हम बोलते हैं कि 4 जिले को मिला के हिमाचल जो था वो उस टाइम बनाया गया था। और अगर हम भारत की बात कर लेते हैं तो भारत में
56 तक 1956 तक जो थे वो 14 राज्य थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। और 1956 में 1 नवंबर 1956 की अगर बात करें तो 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश को यूटी बना दिया गया था, क्योंकि इस टाइम डिमांड हो रही थी कि हिमाचल को पंजाब में मर्ज करना है, लेकिन हिमाचल को बचाने के लिए इस टाइम हिमाचल को यूटी बना दिया गया था, क्योंकि यूटी बनाने का मतलब यही होता है कि यूटी जो है वो केंद्र सरकार या सीधे राष्ट्रपति के अंडर काम करती है। इसलिए 56 से लेकर 1971 जब तक हिमाचल को स्टेटहुड नहीं मिल जाता तब तक हिमाचल क्या रहा है, केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे रहा है। तो 7th अमेंडमेंट या फिर ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 9वें संवैधानिक संशोधन या 9वां संवैधानिक संशोधन जो है वो किससे संबंधित है। ठीक है, तो 9th अमेंडमेंट की बात की गई है, तो यहां पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। 9th अमेंडमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भूमि सुधार की बात की गई है, राष्ट्रपति निर्वाचन की बात की गई है, दल बदल की बात की गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, जिसमें पहली बार भारतीय क्षेत्र जो थे वो अन्य देश, मतलब कि 9th अमेंडमेंट हुई थी 1960 में, जिसके द्वारा ये प्रोविजन किया गया था जो बेरूवारी एरिया था भारत का वो उस टाइम अपने पाकिस्तान को जो था वो दिया गया था। ठीक है, अपना बेरूवारी एरिया जो था वो पाकिस्तान को उस टाइम दिया गया था। तो ये अमेंडमेंट 9th अमेंडमेंट जो है वो 1960 में हुई है, जिसमें बेरूवारी हम पढ़ते हैं कि एरिया जो था वो किसको दिया गया था, पाकिस्तान को जो था वो दिया गया था। और दल बदल की अगर हम बात करें तो 10th शेड्यूल में इसका प्रावधान जो है वो किया गया है, और 52nd अमेंडमेंट 1955 के द्वारा इसको जो है वो संविधान में जोड़ा गया है। और राष्ट्रपति निर्वाचन की बात करें तो राष्ट्रपति निर्वाचन जो है इसका प्रावधान आर्टिकल 54 में किया गया है। ठीक है, ये चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं या फिर पढ़ ली हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं किस संवैधानिक संशोधन द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। बहुत बार सिक्किम से क्वेश्चन आता है कि सिक्किम जो है वो भारत का राज्य कब बना, सिक्किम जो है उसको भारत में शामिल कब किया गया। तो यहां पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही क्यों होगा, या 35th अमेंडमेंट कब हुई है, 36th अमेंडमेंट कब हुई है। ठीक है, तो 35th अमेंडमेंट की अगर हम बात करें तो 35वां संवैधानिक संशोधन हुआ है 1974 को। ठीक है, इसके द्वारा सिक्किम जो था इसको भारत में क्या किया गया था, भारत संघ में शामिल किया गया था। मतलब एक सहकारी या एक सह राज्य जो था वो बनाया गया था। अब यहां पे मतलब भारत संघ में इसको शामिल कर दिया गया, और उसके बाद फिर से अमेंडमेंट की गई 36th अमेंडमेंट 1975 में। अब इस अमेंडमेंट के द्वारा संविधान में क्या किया गया, सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य घोषित कर दिया। ठीक है, 36th अमेंडमेंट के द्वारा सिक्किम जो था वो पूर्ण राज्य 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य बना दिया गया। लेकिन सिक्किम की बात करें तो सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया था 35th अमेंडमेंट के द्वारा जो 1974 में हुई थी। नेक्स्ट आ जाता है दिल्ली पुदुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहां पे सही हो जाएगा। 17th अमेंडमेंट जो है 17वां संवैधानिक संशोधन जो है वो 1992 में हुआ है, जिसके द्वारा दिल्ली पुदुचेरी जो है उसको राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेने का जो है वो अधिकार प्रदान कर दिया गया है, क्योंकि इनको पहले राइट नहीं था। तो 17th अमेंडमेंट या 17वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा इन दोनों को ये राइट जो है वो प्रदान किया गया था। नेक्स्ट आ जाता है वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के बाद किया जाता है। ठीक है, वित्त आयोग की अगर हम बात करें तो इसका प्रोविजन जो है संविधान के आर्टिकल 280 में किया गया है। ठीक है, वित्त आयोग का गठन जो है वो संविधान के आर्टिकल 280 में किया हुआ है, और इस आर्टिकल के तहत ये पूछा गया है कि इसका गठनकर्ता कौन है, राष्ट्रपति करते हैं और कितने टाइम के बाद करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। वित्त आयोग का गठन जो है वो हर साल तो नहीं, हर 5 साल के बाद किया जाता है। और वित्त आयोग जो है उसका काम क्या होता है, जितने भी
केंद्र है, राज्य है, उनके बीच रिलेशंस बताना या रिलेशंस संबंध बना के रखना, ये सारा काम जो है वो वित्त आयोग का रहता है। तो आर्टिकल 280 और 5 साल के बाद जो है वो वित्त आयोग का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है। ये आर्टिकल अगर हम बात करें ना आर्टिकल की, तो संविधान में आर्टिकल जो है वो इंपॉर्टेंट रहते हैं। आर्टिकल से क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे हम आर्टिकल 17 की बात करते हैं, हम आर्टिकल 14 की बात करते हैं, आर्टिकल जो है वो 280 आ जाता है, आर्टिकल 110 आ जाता है, आर्टिकल 108 आ जाता है। ठीक है, तो वित्त आयोग की अभी हमने पीछे बात की, तो आर्टिकल 280 जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर हम आर्टिकल 108 की बात करें तो ये हमने बड़ी बार पढ़ा हुआ है, ज्वाइंट सिटिंग की बात करता है कि राष्ट्रपति जो है वो संसद के दोनों सदनों का ज्वाइंट सेशन बुला सकते हैं, और 3 ही कंडीशन में ज्वाइंट सेशन जो है वो बुलाया जाता है। और लेकिन ज्वाइंट सेशन बुलाते राष्ट्रपति हैं, लेकिन इसको प्रिसाइड करने का काम जो होता है वो लोकसभा स्पीकर का होता है। आर्टिकल 110 की बात करें तो आर्टिकल 110 के तहत जो है वो मनी बिल की बात की जाती है, धन विधेयक की बात की जाती है। आर्टिकल 249 की बात करें तो 249 के तहत राज्यसभा को राज्य सूची के विषयों पर विशेष कानून बनाने का अधिकार जो है वो प्रदान किया गया है। और आर्टिकल 249 जो है केवल राज्यसभा के पास होता है, लोकसभा के पास ये अधिकार जो है वो नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो बहुत बार रिपीट होता है कि वित्त आयोग जो है जो हर 5 साल के बाद गठित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, जिसका काम केंद्र और राज्य के बीच रिलेशंस बताने का होता है या बनाने का होता है। तो इसके जो पहले अध्यक्ष थे ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग के.सी. नियोगी थे, और अभी भारत में 15वें नंबर का वित्त आयोग चला हुआ है। तो 14वें नंबर की अगर बात करो तो 14वें नंबर के जो अध्यक्ष थे वित्त आयोग के वो वाई.वी. रेड्डी थे, और अभी भारत में 15वें नंबर का वित्त आयोग चला हुआ है, और उसके जो अध्यक्ष हैं वो है N.K. सिंह। ठीक है, दोनों को ध्यान रखना कि पहले वित्त आयोग के और वित्त आयोग जो है इसकी भी बात करेंगे कि वित्त आयोग जो था वो कब गठित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। अब वित्त आयोग जो था ये ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंग जो है 1951 की अगर हम बात करें तो 51 में जो था वो वित्त आयोग जो था वो गठित कर दिया गया है। आर्टिकल 280 में इसका प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष के.सी. नियोगी थे, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई.वी. रेड्डी थे, और 15वें वित्त आयोग, अभी 15वां वित्त आयोग भारत में चला है, तो 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो N.K. सिंह हैं। तो इन दोनों को आपने यहाँ पे क्या ध्यान रखना है। और पहला वित्त आयोग जो था वो कब गठित किया गया था, 1951 में। नेक्स्ट आ जाता है 24th क्वेश्चन की हम बात करेंगे, वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान को कब संवैधानिक संशोधन दिया गया था। तो हम शायद स्टार्टिंग में भी जब हमने टॉपिक किया था ये, तब भी हमने बात की थी इन चीजों की। तो यहाँ पे अगर हम बात करें वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान की, तो वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान जो हैं इनको कब संवैधानिक दर्जा जो है वो प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर अगर ए की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो प्रोविजन करता है राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत की। और 26 जनवरी की अगर हम बात करें तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जो था वो उसको लागू कर दिया गया था, और 24 जनवरी 1950 जो है ये लास्ट सिटिंग रही थी भारत के संविधान की। और इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे उनको भारत का राष्ट्रपति जो था वो नियुक्त कर दिया गया था संविधान सभा के द्वारा। और 22 जुलाई 1947 की अगर हम बात करें तो 22 जुलाई 1947 को जो तिरंगा झंडा है उसको क्या कर दिया गया था, संवैधानिक दर्जा जो था वो प्रदान कर दिया गया था। एक कैलेंडर से क्वेश्चन आता है कि जो भारत का कैलेंडर है जिसको शक संवत कहा जाता है उसको संवैधानिक दर्जा जो था वो कब प्रदान किया गया था। तो 22 मार्च 1957 को जो अपना राष्ट्रीय पंचांग है, राष्ट्रीय कैलेंडर है, उसको जो था वो संवैधानिक दर्जा संविधान सभा के द्वारा प्रदान
कर दिया गया था। तो यहाँ पे वंदे मातरम या राष्ट्रीय गान की हम बात कर रहे हैं, तो वंदे मातरम या राष्ट्रीय गान जो है इसको 24 जनवरी 1950 को संवैधानिक दर्जा जो था वो प्रदान कर दिया गया था। और वंदे मातरम की अगर हम बात करें या राष्ट्रीय गान की बात करें तो राष्ट्रीय गान जो था इसको मैक्सिमम जो था वो 52 सेकंड जो है वो गाने के लिए लगते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर की अगर हम बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत का जो है वो राष्ट्रीय गान जो है वो लिखा गया है। और बंकिम चंद्र चटर्जी की बात करें तो उनके द्वारा भारत का राष्ट्रीय गीत जिसको हम वंदे मातरम बोलते हैं वो लिखा गया है। नेक्स्ट आ जाता है सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? जो सत्यमेव जयते एक वाक्य है हमारा, ये जो है वो कहां से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के बाद अगर देखें तो टेट में बहुत बार ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है कि सत्यमेव जयते जो है वो किस लिपि में लिखा गया है? तो देवनागरी लिपि में लिखा गया है। तो ये लिया कहां से गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये जो शब्द है या ये जो वाक्य है ये देवनागरी लिपि में लिखे गए हैं। और ये लिए कहां से गए हैं? मुंडको उपनिषद से लिए गए हैं। मतलब उपनिषद जैसे हम पढ़ते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, तो मुंडको भी उपनिषद एक उपनिषद माना गया है जिसमें से ये प्रोविजन जो है वो लिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो राष्ट्रीय पंचांग की अगर हम बात करें, पीछे ही हमने बोला था कि जो राष्ट्रीय कैलेंडर है उसको 22 मार्च 1957 को संविधान सभा के द्वारा संवैधानिक दर्जा जो है वो प्रदान कर दिया गया है। तो ये जो है किस पर आधारित है? मतलब इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर भी बोला जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। शक संवत के आधार पर आधारित है। और ये शक संवत जो है वो कनिष्क के द्वारा चलाया गया था। 1708 या 78 ईस्वी में इसको शुरू किया गया था। और हिमाचल की हम बात करें तो हिमाचल जो है वो विक्रम संवत कैलेंडर को फॉलो करता है। और विक्रम संवत जो कैलेंडर है ये विक्रमादित्य के द्वारा शुरू किया गया था 57 BC में। तो ये दोनों चीजें भी आपने यहाँ से ध्यान रखनी है। और शक संवत का पहला महीना चैत्र पूछ लिया जाता है और शक संवत जो है इसका अंतिम महीना जो है वो फाल्गुन होता है। तो ये भी दोनों चीजें आपने यहाँ से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आ जाता है भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी माना गया है जिसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो जो भारत है उसका विरासत पशु हाथी को माना जाता है। तो ये जो है या इस पशु को या हाथी को संवैधानिक दर्जा जो है वो कब प्रदान किया गया था? तो अगर हम बात करें हाथी की या फिर इस विरासत पशु की तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। 22 अक्टूबर 2010 को हाथी को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु जो था वो घोषित कर दिया गया था। और किसी भी चीज को या किसी भी पशु को किसी भी चीज को विरासत पशु या फिर राष्ट्रीय महत्व देने का मतलब यही होता है कि उनकी जो पॉपुलेशन है उनकी जो संख्या है वो भारत में कम होती जा रही है। और 5 अक्टूबर 2009 की अगर हम बात करें तो गंगा नदी में जो डॉल्फिन पाई जाती है उनको भी राष्ट्रीय दर्जा जो था वो प्रदान किया गया था। और 15 जुलाई 2010 की अगर हम बात करें तो 2010 से भारत की करेंसी जो है जो पहले RS में लिखी जाती थी 15 जुलाई 2010 से इसको तीसरी बार चेंज कर दिया गया है। और अभी जो करेंसी का साइन रहता है आपने देखा होगा कि ये इस तरह से र करके और बीच में इस तरह से रहता है। तो अभी जो ये साइन दिया गया है ये उदय कुमार के द्वारा दिया गया है और 2010 से इसको तीसरी बार भारत में चेंज कर दिया गया है। और अभी ये रोमन लिपि के मतलब कभी पूछ लिया जाता है कि ये साइन जो बनाया गया है वो किसको मिला के बनाया गया है? तो रोमन लिपि के R और देवनागरी लिपि के र को मिला के अभी वर्तमान समय में भारत का ये जो साइन जो है वो दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये ध्यान रखना है। 5 अक्टूबर 2009 को अगर हम बात करें तो इस दिन जो है गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय महत्व जो था उसका दर्जा दिया गया था। और 15 जुलाई 2010 को हमारी जो करेंसी है उसका साइन चेंज कर दिया गया है। और 22 अक्टूबर 2010 से हाथी को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु जो है वो घोषित कर दिया गया है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे 27 क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। धन्यवाद।